हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला आपके सामने एक बार फिर आया हूँ। अभी मैं पॉलिटी के कुछ इश्यूज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करूँगा। इश्यूज़ नहीं मैं बोलूँगा, सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। जैसे आपका संविधान, आपकी राज्यों को चलाने के लिए व्यवस्था और ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी एक तरह से हम पॉलिटी में प्रवेश कर रहे हैं, और पॉलिटी में प्रवेश करने के लिए इससे पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि वो आप स्थिति समझिए भारत की, कि भारत की स्थिति शुरू से लेके अभी तक क्या रही। तो ये आप मान के चलिए कि ये तो अंग्रेज़ों ने भी माना था कि भारत जो है दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था। यहाँ हर वो चीज़ थी जो एक जो है मॉडर्न देश में होनी चाहिए, लेकिन भारत एक नहीं था, भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। जहाँ जिसको वो मिला, क्षेत्रवाद और राजनीति इस तरह से चलती थी कि राजा बहुत होते थे, रियासतें बहुत होती थी, रजवाड़े बहुत होते थे समय समय पर। तो इनसे हमें घाटा क्या हुआ? घाटा ये हुआ कि जब दूसरी सभ्यताएं अपने विनाश की ओर पहुंचने लगीं, जैसे एक ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो अंग्रेज़ों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने जो ये शासन करते थे, मतलब जो ये व्यापार करते थे, तो इनके व्यापारियों ने ये सोचा कि यार अब मैं कौन सा रूट खोजूं। वाई दबे वास्को डी गामा जो है रूट खोज लिया उसने, कैसे भी भटकता भटकता आ गया, जैसे भी आया। जब उसने यहाँ की समृद्धि देखी तो वो चौंक गया, और उसने जाके अपने यहाँ बताया, फिर उसकी प्रक्रिया हुई, धीरे धीरे जो है वो लोग आने लगे। लेकिन इससे पहले भी हमारे यहाँ आक्रमण आज से नहीं हो रहे हैं। हमारे पास बहुत पैसा था तो लूटने के लिए लोग आए। सबसे पहले फारसी आक्रमण हुआ। फारसी आक्रमण ये 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व, अब आप सोचिए 6 से 7 ईसा पूर्व, शताब्दी पूर्व, मतलब यानी कि 3000 साल पहले हमारे ऊपर पहला आक्रमण हुआ था। और उसमें हुआ क्या था? अजमेदिन फारसी साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था, जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र शामिल है। 2 मुख्य आक्रमणों में पहला आक्रमण 535 ईसा पूर्व के आसपास साम्राज्य के संस्थापक साइरस द ग्रेट द्वारा किया गया, जिन्होंने सिंधु नदी के पश्चिम में क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और दूसरा फिर लुटेरा आया मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब का कमांडर था। मोहम्मद इब्न अल कासिम अल थकामी उम्मद खलीफा की सेवा में एक अरब सैन्य कमांडर, जिन्होंने सिंध की मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। ये सिंध इलाके में आया था। उसके बाद आप जानते हो ये 1712 से 1715 में तक रहा लुटेरा। उसके बाद इसकी मौत हो गई। फिर गजनी महमूद आया। गजनी महमूद का आप जानते ही हो, ये 1001 में आया। गजनी महमूद लूटने के लिए आया था, फिर इसे कुछ लगा, फिर मोहम्मद गौरी आए। मोहम्मद गौरी जब आए, क्या हुआ था कि जब ये महमूद गजनवी गया यहाँ से, तो महमूद गजनी को यहाँ का कार्यभार सौंप गया था। तो महमूद गजनी ने अपना आक्रमण करते रहे, लूटते लाटते रहे ये, लेकिन कभी भी शासन करने की नीयत से नहीं आए। इनका काम था लूटना। क्योंकि उस समय अगर आप देखो तो मुस्लिम संप्रदाय एकदम पैदा हुआ था, और कोई संप्रदाय पैदा होता है और संप्रदाय को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा मिलेगा समृद्ध कंट्री से। तो समृद्ध कंट्री को क्या है? लूटा जाए। तो वो लूटने के उद्देश्य से आए थे, वो शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। तो उन्होंने मारकाट मचाई, उन्होंने नरसंहार बहुत किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ये जितने भी थे मुगल,
इन्होंने नरसंहार बहुत किया, बहुत जनता को परेशान किया, लेकिन इन्होंने लूट में विश्वास रखा, बाकी चीज़ों में विश्वास नहीं रखा। हाँ, बीच बीच में जहां आपकी मान्यताएं थी। अगला इनका दूसरा देखिए, बहुत संगठित ढंग से जो है मुस्लिम संप्रदाय आगे बढ़ा। उसने पहले आपको लूटा, लूटने के बाद आपके वो मंदिर उन लुटेरों ने तोड़े जिनके प्रति आपकी श्रद्धा थी। सोमनाथ उसी का उदाहरण है। फिर मैं बताऊंगा मुगल आए, उन्होंने क्या परिवर्तन किए, मतलब आपकी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने का भी कार्य करते रहे, आपको लूटते भी रहे ये लोग। तो ये हो गया एक तो। लेकिन क्या हुआ कि जब फिर उसके बाद तैमूर लंग आया, तैमूर लंगड़ा, ये भी जो है तुर्क मंगोल था, और ये भी मतलब बहुत निर्दयी और बहुत कठोर शासन था, और उसने दिल्ली को जीता था। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। मध्य एशिया की तरह तैमूर की विशाल थी शासन काल में, फली फूली, जबकि अन्य स्थानों जैसे बगदाद, दमिश्क, दिल्ली और अन्य अरब, जॉर्जियाई, फारसी और भारतीय शहरों को लूट लिया और नष्ट कर दिया और उनकी आबादी का नरसंहार किया। उसके बाद आपके पास आया बाबर। बाबर एक्चुअली जो है 1526 में आया, तो तब तक जो है मुगल काफ़ी लूट चुके थे, काफ़ी अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने उसको काफ़ी बढ़ावा दे चुके थे। तो अब वो आए नियत से शासन करने की। तो पहला शासक था बाबर। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं, नहीं, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र सलीम, सलीम का पुत्र औरंगजेब, ठीक है ना। ये वगैरह वगैरह जो है शासन करते रहे, और ये बहादुर शाह जफर तक शासन लगातार करते रहे। इसी बीच में देखिए नादिर भी आया, नादिर शाह भी आया इसी बीच में लूटने के लिए। उसने भी क्या किया, उसने भी जो है वो अफसरीदी वंश का संस्थापक था। उसने गजनी, काबुल, पेशावर, सिंध और लाहौर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और मुगल क्षेत्रों में चला गया। उन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया। अंततः मार्च 1739 में दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली मुगलों की राजधानी थी, आप ये समझ लीजिए। और दिल्ली में वो कत्लेआम किया है उसने कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी सेना ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को आसानी से हरा दिया था और कुचल दिया था। मुगल सेना ने दिल्ली में बेरहमी से नरसंहार और लूटपाट की। इसके अलावा वह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरे सहित मुगल खजाने की सभी कीमती चीजें अपने साथ ले गया था। उसके बाद आया दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली जिसे कहते हैं। ये उससे भी क्रूर था। उन्होंने भारत पर 8 बार आक्रमण किया, 1748 से लेकर 1767 तक, और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य को हरा दिया। अहमद शाह दुर्रानी अफगानिस्तान के सिंहासन पर सफल हुए और आसपास के सभी क्षेत्रों में कीमती सामान और धन लूट लिया। बस 1757 में कंधार लौटने के बाद दुर्रानी ने भारत लौटने और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से को फिर से हासिल करने के लिए मराठा सेनाओं का सामना करने का फैसला किया। उसके बाद आया सिकंदर। ये यूनान से आया था और सिकंदर 327 ईसा पूर्व में आया था। और इसका जब ये जीतता चला गया, लोग ऐसा कहते हैं कि फारस की जब लड़ाई हुई, फारस में अमोचिन साम्राज्य किया, मैसेडोनिया राजा भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चले गए, ये सब होता रहा। उसके बाद सिकंदर ने पौरुष से लड़ाई की। लोग कहते हैं पौरुष हार गया था, लेकिन मेरे भाई एक चीज़ बताओ, मुगल इतने कट्टर और इतने वो थे, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले, पौरुष को छोड़ क्यों दिया? यहाँ प्लस चिन्ह उठता है, यानी कि सिकंदर पौरुष से हार गया था।
सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, ये आप विश्वास मानिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सब चलता रहा, मुगल चलते रहे। मुगल के शासन के समय ही जब ऑटोमान साम्राज्य तो खत्म हो गया था, खैर कोई बात नहीं, ये तो व्यापारी थे। डच पहले, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में। मुगल राजा से इसने सहमति ली और इसने अपने फिर जो है भारत को लूटने का षड्यंत्र रचना चालू किया। और 1757 में बंगाल के राजा को हराने के बाद ये एक तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा बंगाल कब्जा कर लिया था। उसके बाद उसने अवध की लड़ाई करी, अवध में हराया, मतलब फिर वो राजाओं को हराता चला गया और लड़ाई लड़ता चला गया और अपने क्षेत्र का विस्तार करता चला गया। और इधर मुगलों का पतन होना चालू हो गया, क्योंकि मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं बना जिसमें इतनी वो हो, ताकत हो, जो साम्राज्य को चला सके। बहुत से मुगल्स आए, बहुत से मुगल्स नहीं आए। देखिए ये क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का युग आता है। अंग्रेज पहली बार 24 अगस्त 1608 को व्यापारी के रूप में भारत के सूरत में आए थे। हालांकि भारत के विस्तार, मैंने कहा जैसे 1757 के प्लासी की लड़ाई की जीत के साथ शुरू हुआ। ब्रिटिश कंपनी के पास सैन्य शक्ति और प्रशासनिक शक्ति कार्यों सहित लगभग सभी क्षेत्रों पर अधिकार था। ब्रिटिश विस्तार 1858 तक चला, ये 1858 तक, लेकिन 1857 में विद्रोह हो गया। तो अंग्रेजों ने सोच लिया कि अब हमारा यहाँ पर नियंत्रण बहुत मुश्किल है। जब देखिए, जब क्या है, किसी देश की आप इमोशंस से खेलने लगते हैं। मैं कहता हूँ ना, दुनिया ये इमोशंस की है। जब इमोशंस से आप खेलने लगते हैं तो फिर आप शासन नहीं कर पाते वहाँ। इसलिए इन्होंने इमोशंस से खेलना चालू किया। इन्होंने लड़ाई कहाँ से हुई, वो चर्बी मिलाया हुआ कारतूस काटे दिया, मंगल पांडे ने विद्रोह किया। विद्रोह के बाद जो है सेनाएं इकट्ठे तो ही फिर वो बिगुल बजा, लेकिन वो विद्रोह एक्चुअली जो सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस ये नहीं हो पाया, उसके पीछे सबके अपने अपने स्वार्थ थे। कभी भी हमारा भारतीय समाज और भारतीय समाज के राजा अपने स्वार्थों को अगर एक तरफ कभी रख देते तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की जो आज दिशा है वो दिशा होती। कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत नहीं रखता। भारत पैसे में अव्वल था, भारत शूरता और वीरता में अव्वल था, भारत डट के मुकाबला करने में था। ये अंग्रेज, ये मुगल, ये जो भी हैं, जो भी आए हैं, ये तो सब पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं ना, पीठ पीछे गला उतारने वाले लोग हैं। तो भारत पर विदेशी आक्रमण का संयुक्त महत्व है। हालांकि आक्रमणों के परिणाम स्वरूप हमेशा नरसंहार होता रहता है, कब्जे और धन की हानि होती है, लेकिन वे कहीं ना कहीं देश की सांस्कृतिक पहलुओं में शामिल हो जाते हैं। तो भारत पहुंचने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच आए और डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयां लड़ी। और भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। ये था, आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे हम आए। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, क्योंकि 1757 के बाद से अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब भारत पर शासन करना मुश्किल है। और जब उदय हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, क्रांतिकारियों ने भी इनको छठी का दूध याद दिला दिया अंग्रेजों को। उस समय दौर जो चला 1918 से 1930 तक का, उससे भी पस्त हुए, उनकी हिम्मत डामाडोल हो गई। और सबसे बड़ी चीज ये हुई कि ये आंदोलन तो चलते रहे महात्मा गांधी के और कांग्रेस को और ये वो, उसमें मैं नहीं जाऊंगा
क्योंकि मैं उनसे बहुत सी चीज़ों से सहमत हूँ और बहुत सी दुनिया उससे सहमत है, तो वो विषय हो जाएगा विवाद का, और विवाद का कोई मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो मैं ये कहूँगा, लेकिन असली जो है उनको परेशानी अंग्रेज़ों को तब हुई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रादुर्भाव हुआ, और 1945 के आते आते तक 1940 से ही उनको ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेनाएं उनके पास थी नहीं, सेनाएं इंडिया की थी, म्यूटिनी हो चुकी थी। इधर जो है आज़ाद हिंद फौज लगातार जो है क्षेत्रों में लड़ाई लड़ रही थी, कब्जा कर रही थी। नेताजी बाहर से विदेशियों की मदद ले रहे थे। तो सारी चीज़ें समझने के बाद अंग्रेज़ों को ये हुआ कि यार अब तो भारत मुझे छोड़ देना चाहिए, और इस चीज़ को रिवील किया है। अगर आप देखो तो जो वो थे जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री जो कैलकाटा में आए थे, कैलकाटा में वो गवर्नर हाउस में रुके। वो गवर्नर उनके मित्र भी थे, तो उन्होंने सीधा सीधा पूछा गवर्नर ने कि यार एटलीस्ट एक बात बताओ मेरे को कि ये जो है आप इंडिया को आपने छोड़ा क्यों? क्या गांधी से आप डरे या आपको कोई और रीज़न नज़र आया? जबकि आप वर्ल्ड वॉर भी जीत चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थीं, दबदबा आपका अच्छा था, फिर भी आप अचानक जो है एकाएक आपने कहा कि नहीं इंडिया को अब मैं स्वतंत्र करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, महात्मा गांधी इतने बड़े रीज़न नहीं थे, मेरा सबसे बड़ा रीज़न था सुभाष चंद्र बोस का उदय। और सुभाष चंद्र बोस, उसने ये भी रिवील किया, सुभाष चंद्र बोस अगर प्लेन में मारे न जाते, दुर्घटना ना होती या उनके साथ कॉन्फ्रेंसी ना होती, ये वो हत्या नहीं थी। वो तो देखिए क्या है, ऐसा है हत्या को हत्या कह देना, कहीं प्रमाण नहीं मिलते अभी तक इस चीज़ के। और नेताजी तो जिंदा रहे सन 80 तक, सन 80 में वो एक्सपायर हुए शायद। वहाँ जो बाबा थे सरयू नदी के किनारे रहते थे, कहाँ, अयोध्या में, फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद के बाबा गुनामी थे, लेकिन सुभाष चंद्र जी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, वो तो अलग एक विषय है अपना। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं मैं इंडिया को स्वतंत्र कर दूंगा। अब जब इंडिया को स्वतंत्र करने की बात आई तो प्रश्न ये हुआ कि भाई इंडिया जो है शासन संभालेगी कैसे? तो शासन संभालने के लिए ये हुआ कि इंडिया को जब हम स्वतंत्रता देंगे तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने जो विवाद का विषय खड़ा किया वो किया पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बांटकर। क्योंकि एक ऐसा मूर्ख आदमी जिसने कभी इंडिया आया ना हो, उसने सिर्फ एक रेखा खींच दी और उससे दो मुल्कों को डिवाइड हो गए। उस समय अगर आप देखो तो 11-12 लाख आदमी मरा था उस दौरान में। तो इतनी बड़ा नरसंहार हुआ देश को बांटने के बाद, तो ऐसे आदमी को मैं मूर्ख नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? जो कभी इंडिया आया नहीं था उससे कहा गया नहीं इंडिया को डिवाइड करो, तो उसने जो है एक लाइन खींच दी। जहां मुगल वाले साम्राज्य थे वहां उसने लाइन खींच दी। और इसीलिए आप देखो कि जब पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आप जाओ तो आपको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? क्या ये इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द पूर्वी पाकिस्तान फ्रॉम पश्चिमी पाकिस्तान? संभव था? नहीं था। लेकिन विवाद डालने की ये नियत थी। खैर वो भी हुआ, वो भी हमने झेला। तो उसके बाद जो है सबसे बड़ा लफड़ा था रियासतों का। जो हमारे यहाँ राजे महाराजे थे
और 562 रियासत थी उस समय टोटल इंडिया के अंदर। तो इनके लिए ये हुआ कि भाई इनका यार किया क्या जाए, क्योंकि कुछ रियासतें तो ऐसी थीं जो एकदम स्वतंत्र थीं, जो ना अंग्रेज़ों को मानती थीं और ना हिंदुस्तान को मानती थीं। वो कहती थीं कि एक ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, ये लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थी। एक प्रिंसली स्टेट थे और एक फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र थे, जैसे चंदन नगर, पांडिचेरी, गोवा। तो देसी रियासतें राजा के अधीन थीं, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित थीं। तो अब ये हुआ कि क्या हुआ, तो विकल्प रखे गए 3 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं 1 प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान बनाए गए। देसी रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे गए, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, आप या स्वतंत्र रहो। ये भी विवाद का प्रश्न था। स्वतंत्र, देखिए कैसे स्वतंत्र हो सकते। अब हैदराबाद रियासत थी, अब हैदराबाद रियासत अगर मान लो वो रियासत स्वतंत्र रहती तो आप कैसे क्या करते। वो पाकिस्तान में भी मिलना चाहती थी, बेवकूफ़ थी, पाकिस्तान की सीमा कहाँ मिलती है उससे। तो मतलब ये एक तरह से जो देश को बांटा गया ना, बड़ी बड़ी निर्मयता से, मतलब बड़ी, मैं कहूँगा एक राजनीति से बांटा गया इस देश को। लेकिन फिर भी जो है क्या हुआ कि हमारे जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले गृह मंत्री भारत सरकार के, और उनके जो है सचिव मेनन जी ने अथक प्रयासों से किसी को गाजर दिखा के, किसी को डंडा दिखा के ऐसे रखते थे, वो गाजर आगे लटकाते थे, गधे को चला देते थे और पीछे से डंडा लेके चलते थे। इस तरह की उनकी नीयत थी। तो उन्होंने जो है सारी रियासतों को लगभग भारत में विलय कर लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो हमारे उसमें नहीं आ रही थीं, जिनमें थी एक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। और जूनागढ़ रियासत तो पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी। हालांकि भोपाल रियासत भी भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन बाद में भारत में शामिल हो गई। इसके बाद सबसे बाद में शामिल होने वाली रियासत भोपाल ही थी। अब जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद तीनों राज्यों की सेना की मदद से विलय करवाया गया। सरदार पटेल तब अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री थे। तो जूनागढ़ रियासत एक्चुअली जो है थी नवाब महाबत खान के हिस्से में, और ये महाबत खान की रियासत में ज़्यादातर हिंदू थे। तो वहाँ जब वो हुआ, वोट पड़े, मतलब ऐसा हुआ कि भाई जहाँ जो है अगर नहीं देना चाहता तो वहाँ जो है सर्वे करवा लिया जाए। सर्वे का एक ही तरीका था, वोटिंग करवा ली जाए। तो वोटिंग में चूंकि हिंदू थे, इसलिए हिंदू उनके जो है पक्ष में चले गए। मुस्लिम लीग और जिन्ना के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को अपदस्थ करके बेनजीर भुट्टो के दादा शहनवाज भुट्टो को वहाँ का दीवान बनाया गया। आप समझ लीजिए, ये कॉन्फ्रेंसी आप समझने की कोशिश करिए। शहनवाज भुट्टो ने महाबत खान पर दबाव बनाया और दबाव में आकर महाबत खान ने 14 अगस्त 1943 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय होने का ऐलान कर दिया। लेकिन सरदार पटेल ने जूनागढ़ के 2 बड़े प्रांत मंगरोल और बाबरियाबाद पर ब्रिगेडियर गुलदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर कब्जा कर लिया, और फिर नवंबर माह में भारतीय फौज ने पूरे जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पटेल ने उसको खुश होने के लिए जनमत संग्रह भी कराया, क्योंकि इससे जो है बीपी मेनन और पटेल ने जो भी फैसला लिया था, इससे माउंटेन मिल्टन नाराज हो गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते,
क्योंकि वो स्वतंत्र रियासत है और स्वतंत्र रियासत पे आप हमला नहीं कर सकते। लेकिन तो उन्होंने कहा ठीक है जनमत संग्रह करा लेते हैं। जनमत संग्रह कराया गया तो 90% से ज़्यादा भारत को सपोर्ट करने में आया, विलय हो गया उसका। यही हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो से हमने विजय पाई, क्योंकि निज़ाम जो था उस्मान अली वहाँ का, उसके पास बहुत संपत्ति थी। लोग कहते हैं उसके 236 अरब डॉलर की संपत्ति यहाँ की गई थी उस समय। मुकेश अंबानी की संपत्ति से देखें तो 40 अरब, उनकी संपत्ति तो 40 अरब ही है, मतलब 10 गुनी संपत्ति थी उसके पास। तो उस्मान अली की रियासत में 85% हिंदू थे, पर सेना और शासन में मुसलमानों का दबदबा था। तो उसने क्या किया कि भैया अंग्रेजों के शासन में हैदराबाद भी अपनी सेना, तार विभाग और रेल सेवा हुआ करती थी। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। उसका क्षेत्रफल 82,698 वर्ग मील था, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। तो निज़ाम इतना बड़ा था तो निज़ाम कहाँ मानने वाला। तो निज़ाम ने जो है रज़ाकार उत्पन्न किए, ये उत्पन्न किए, वो उत्पन्न किए, ठीक है। अब माउंटेन ब्रिटेन ये चाहते थे कि हैदराबाद भारत में शांतिपूर्वक मिल जाए। नेहरू भी इस बात का समर्थन करते थे, लेकिन पटेल ने हमले की कार्रवाई करना चाहते थे। और उन्होंने जो है इस बीच हैदराबाद की लड़ाई के लिए उकसाने वाले जिन्ना की भी मौत हो गई थी, क्योंकि जिन्ना लगातार हैदराबाद को उकसा रहा था। उसके बाद पटेल ने इस मौके को इस तरह लिया और पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया। भारतीय पुलिस ने हैदराबाद पर आक्रमण करने के लिए ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 से 8 दिसंबर 1948 तक चलाया, क्योंकि उस समय हैदराबाद विश्व में सबसे ज़्यादा 7 पोलो का मैदान था। 17 पोलो थे वहाँ पे, पोलो मैदान थे। अब इसमें ये है कि देखो उसमें रज़ाकारों की सेना आई, हिंदुओं का संहार हुआ, ये एक अलग कहानी है, उसमें हमें जाना नहीं है। तो कुल मिला के ये है, भारत रियासतों में बटा हुआ देश अपनी संस्कृतियों की रक्षा करने में विफल रहा, अपने सांस्कृतिक धरोहरों को बचा नहीं पाया। तो कुल मिला के जब 47 में हमें भारत छोड़ा गया तो हम बहुत ही असहाय, निराश और हताश थे। तो उस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी तत्कालीन शासन को हाथ में लेने वालों की कि ये शासन चलाया कैसे जाए। तो सन 47 में जब हुआ तो उसके बाद आगे की कार्रवाइयाँ चालू हुई। वो मैं आपको ये अपने द्वितीय अंक में बताऊंगा कि कैसे हमने संविधान को लागू किया, कैसे हमने संविधान को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे लगता है कि आपने पुराने भारत के बारे में, 47 तक के भारत के बारे में अच्छी तरह समझ लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।